अच्छा, सियाने कहते हैं ज़ुबान खल्क नकारा खुदा होती है, लेकिन हम ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं कि ज़्यादा सारे लोग अगर एक ही बात कर रहे हैं तो मतलब है वो पागल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अगर सब लोग एक ही बात कर रहे हैं जब से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है कि अब बस आखिरी जो कांटा है वेस्ट की आंख में वो पाकिस्तान रह गया है और वो ये अब कांटा निकालेंगे, ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, तो हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, ईरान का और हमारे हालात का मवाजना नहीं हो सकता, कहाँ ईरान और कहाँ हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अगले रोज़ हमारे सदर जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी खिताब करते हुए कहा कि ये ठीक है कि ईरान के साथ गलत हुआ, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कोई करेगा और ये और वो वगैरह वगैरह। ये इस तरह की ख्वाबों की दुनिया में रहना पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए। अपने अंदर जो फाल्ट लाइन्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए और अपने आप को ताकतवर समझने के जोम से बाहर निकलकर अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और याद रखें, अगर ताकत बंदूकों के मुंह से ही सिर्फ निकलती होती तो फिर पाकिस्तान 1971 में कभी टूटता ना। उस वक्त भी हमारे पास बंदूकें थीं, उस वक्त भी हमारे पास पाक फौज थी, लेकिन हमारे अपने लोग नाराज़ थे और हमारा दुश्मन शातिर था, लिहाजा पाकिस्तान टूट गया। आज अगर बलोच हमसे नाराज़ होंगे, आज अगर वादी तीरा के लोग हमसे नाराज़ होंगे, तो फिर दुश्मन को कारी ज़रब लगाने का मौका मिल सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ईरान का जो हाल है, जिस तरह मोसाद के एजेंटों ने, जिस तरह CIA ने, जिस तरह अमेरिका और इसराइल की फ़ौज ने मिलकर ईरान को भंबोड़ कर रख दिया है, अगर वाकई उनके इरादे ये हैं कि तल अवीव न्यू दिल्ली कॉरिडोर बनाया जाए, अगर वाकई उनके ये इरादे हैं कि तल अवीव से एक मोटरवे चले जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इसराइल के सामान को न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली के सामान को इसराइल पहुंचा दे और फिर सितारों से आगे जहां और भी हैं, यानी अब आप देख रहे हैं कि इसराइल के रास्ते में जो जो कुछ आता था, फ़लस्तीन था वो ख़त्म हो गया, इराक़ था वो ख़त्म हो गया, ज़ाहिर है वहाँ पर अब उनकी हुकूमतें हैं तो ख़त्म ही समझे ना। ईरान था, अगर वहाँ पर भी रिजीम चेंज हो जाती है, जो कि अब लग रहा है कि बहुत आसान टारगेट है उनके लिए, और वो जिस वहशत और दरिंदगी के साथ इस टारगेट को अचीव करने के पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं वो अब ट्रंप तो कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते ये जंग जारी रह सकती है और इससे ज़्यादा भी रह सकती है। गोया उन्होंने एक लंबी प्लानिंग कर ली है। ये ठीक है कि वो इस जंग में कूदे यही सोच कर थे कि चंद दिन में वो इस जंग को ख़त्म कर देंगे, और ईरान एक हार्ड टारगेट साबित हुआ है और वो फ़लस्तीन की तरह ईरान को चंद मिनटों में भंबोड़ कर नहीं रख सके। लेकिन अब वो 4-5 हफ्तों की प्लानिंग पर आ गए हैं, तो 4-5 हफ्तों की प्लानिंग जब आप कर रहे होते हैं और साथ ये कह रहे होते हैं कि वक्त इससे ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, तो फिर आप बिल्कुल 2 महीने भी वो शायद इसमें लगा दें। लेकिन अब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो उन्होंने ईरान की इस हुकूमत को, इस पूरे सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल कर देना है। ईरान का एक एक मिसाइल छोड़ने वाला जो लॉन्चिंग पैड है वो उन्होंने ख़त्म कर देना है। ईरान का एक एक डिपो जहाँ पर उसका कोई बैलिस्टिक मिसाइल पड़ा है वो उन्होंने ख़त्म कर देना है। और वो मुस्तकिल बमबारी कर रहे हैं और वो अहदाफ पर बमबारी कर रहे हैं। यानी इस चीज़ को ज़रा हमें समझने की ज़रूरत है कि ईरान भी इसराइल में बमबारी करता है। उस बेचारे के साथ होता क्या है, वो एक वक्त में 30 मिसाइल छोड़े तो 20 मिसाइलों को, 25 मिसाइलों को कम अज़ कम इसराइल का जो मिसाइल दिफाई निज़ाम है वो रास्ते में तबाह कर देता है। ठीक है, अब जो मलबा होता है ना मिसाइल का, वो जाकर गिरता है इसराइल के किसी महल्ले पर, किसी समुंदर में, किसी सहरा में, किसी मैदान में, किसी घर पर, बस वो मलबा गिरता है। मलबा गिरने से कभी कहीं आग लग जाती है, कभी कोई एक बिल्डिंग, कोई एक घर टूट जाता है, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और 4-5 मिसाइल होते हैं इसराइल के जो जाकर हिट करते हैं किसी जगह। अब वो कहाँ हिट करते हैं, अब इसराइल के पास, ईरान के पास उस तरह की कोई सैटेलाइट गाइडेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती जैसी कि इसराइल और अमेरिका के पास होती है। चुनांचे ईरान बेचारा इसराइल की छावनी पर मारता है तो वो छावनी के कोई फारिग हिस्से में किसी मैदान में जा गिरता है। इसराइल की पार्लियामेंट पे मारता है तो वो पार्लियामेंट की साथ वाली बिल्डिंग पर जाकर गिर जाता है। यूँ हो रहा है इसराइल के पास जो ईरान 30 मिसाइल छोड़ता है तो एग्जैक्ट हदफ पर यूँ समझें कि 1 या 2 लगते हैं, और 28 में से 20-25 तो इसराइल रास्ते में तबाह कर देता है, और 2-3 होते हैं जो थोड़े से हदफ के दाएं बाएं लगते हैं, और एक आधा होता है अल्लाह अल्लाह करके जो एग्जैक्ट हदफ पर लगता है। इसके बरक्स इसराइल और अमेरिका जो मिसाइल ईरान पर फायर करते हैं उनमें 90% से ज़्यादा एग्जैक्ट अहदाफ पर लग रहे हैं।
अब ये ठीक है कि ईरान के पास है ही कुछ नहीं, वो जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने मिसाल दी थी कि पाकिस्तान एक पुराना ट्रक है और इंडिया एक चमचमाती मर्सिडीज़ है, तो अगर जंग लड़ोगे तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये चमचमाती मर्सिडीज़ को खराश भी आ जाएगी तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो बात बिल्कुल ठीक थी। बैन ही अब इसराइल एक चमचमाती मर्सिडीज़ है और ईरान एक ट्रक है, एक डंपर ट्रक है। लिहाजा उस डंपर ट्रक को अगर आप 100 मिसाइल भी मार दें तो ले दे के आप उसके बंदे ही मारेंगे ना, बंदे और बड़े हैं। लेकिन इसराइल के एसेट्स को नुकसान होता है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स को नुकसान होता है अगर इसराइल के मिसाइल सही जगह हिट करें, अगर ईरान के मिसाइल सही जगह हिट करें। लेकिन चूँकि ईरान के पास ना तो हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में मिसाइल हैं कि वो सारी ज़िंदगी मार सके, और ना ही उसके पास ऐसे कारखाने हैं जो मुस्तकिल नए मिसाइल बना रहे हों, और ना ही उसके पास ऐसी सेटेलाइट इंफॉर्मेशन होती है कि वो एग्जैक्ट टारगेट को हिट कर सके। चुनांचे इस जंग का अगर ये 4-5-6 हफ्ते जारी रहती है तो फिर ईरान का बहुत बुरी तरह से निढाल हो जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, जिसके नतीजे में अगर ईरान में कोई प्रो अमेरिका प्रो इसराइल गवर्नमेंट बनती है और मोसाद का नेटवर्क साहिल मकरान तक पहुंच जाता है, पाकिस्तान के तफ्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है, तो फिर आपको नहीं भूलना चाहिए कि कुलभूषण यादव जो कि इंडियन एजेंट था और इंडियन नेवी का अफसर था, वो भी पाकिस्तान बरास्ता ईरान ही दाखिल हुआ था, और जाहिर है उसे भी मोसाद के एजेंटों ने ही दाखिल करवाया होगा, वो खुद ब खुद नहीं दाखिल हो गया था। बैन ही अब मज़ीद एजेंट पाकिस्तान में मोसाद के आ सकते हैं। रा के एजेंट पहले ही बकौल हमारी अपनी हुकूमत के पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं। चुनाचे अगर रा और मोसाद के एजेंट अब बलूचिस्तान में पहुँचते हैं तो फिर ये हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। और फिर जो सी पैक तो पता नहीं कभी बनता है कि नहीं बनता, हम सेंट्रल एशियन ममालिक से अफ़गानिस्तान के ज़रिए कोई मोटरवे निकाल कर कभी चीन को और रूस को कनेक्ट करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, ये तो हमें नहीं पता। ये तो हम 50 साल से ख्वाब ही देख रहे हैं। लेकिन फिर तल अवीव मोटरवे कहीं बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध से गुजरता हुआ नई दिल्ली तक ना जा रहा हो, इसलिए आपकी मेहरबानी होश के नाखून ले लें। इससे पहले कि दुश्मन तल अवीव न्यू दिल्ली या तल अवीव बॉम्बे मोटरवे बनाने के ख्वाब देखे, इन ख्वाबों को रास्ते में तोड़ने का एक ही तरीका है, कौमी यकजहती। और कौमी यकजहती कभी बंदूक से नहीं आया करती, मजलूमों के ज़ख्मों पर मरहम रख कर आया करती है। ये बात पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठे दानिश्वर जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। खाली बंदूक पर गरूर करने वालों को समझ लेना चाहिए कि ये बंदूकों वाले दुनिया में बड़े आए और बड़े गए, लेकिन अगर इज्तमाई दानिश को, अगर कौम की इज्तमाई ताकत को आपने इस्तेमाल ना किया तो फिर 71 में भी हमारे पास बंदूक तो थी ना, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला।